कैसा सेट किया? क्या पढ़ाया था कल बताए? बाद में फिर आगे पढ़ेंगे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? बिना देखे कोशिश करो। 9 दिसंबर 1946। क्या हुआ था उसमें? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। ठीक है, इसमें राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष, एचसी मुखर्जी को उपाध्यक्ष और BN राव को क्या बनाया? संवैधानिक सलाहकार बनाया था। इसके बाद तीसरी बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946। उसमें क्या किया हमने? जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जिसे पारित किया गया 22 जनवरी 1947। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? विधि बनाई गई। हाँ, पूरा संविधान बनकर तैयार हो गया और उसी दिन हमने मनाते हैं कानून दिवस, विधि दिवस या फिर संविधान दिवस। याद रहेगा? उसके बाद क्या हुआ? 24 जनवरी। इसी दिन हमने पिछले 15 अनुच्छेद का लिखा दिए थे जो लागू कराए। फिर हम लोगों ने बताई थी कि आज अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी। 24 जनवरी को हम लोगों ने राष्ट्रगान व राष्ट्रीय गीत को अपनाया और साथ ही साथ क्या किया था? हमारे राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति घोषित किया गया और 26 जनवरी को पूरा संविधान क्या हो गया? यही तक बात हुई थी। एक नोट करके एक लाइन और लिख दो। आगे भी हो गया। अच्छा, प्रस्तावना भी हो गई। ठीक है, ठीक है, प्रस्तावना हो गई। प्रस्तावना से जुड़े केस दिखा दिए थे। वेणुवाड़ी और केशवानंद भारती 3 शब्द जोड़े गए थे। याद इसमें संशोधन। ठीक है, हाँ ठीक है, तो अच्छी बात है। चलिए अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अनुसूचियां। अनुसूचियां आ जाइए, आ जाइए। बात नहीं करो भैया, आ जाइए। फटाफट से हेडिंग डाल दीजिए। अब जो लोग कुछ ऐसे दिख रहे हैं मुझे, जो पिछले 2 क्लासों में नहीं थे, तो कोई डाउट आए तो बता देना, आगे नहीं देंगे डाउट। अनुसूचियां इंग्लिश में बोलते हैं शेड्यूल। हाँ, शेड्यूल। ये होती क्या? पहले तो ये समझो, पहले कितनी थी जब संविधान बना था? लिखवाई थी हमने। और आज कितनी हो चुकी है? पहले तो है क्या? आपने संविधान एक किताब लिखी। अब कुछ चीजें जैसे मैंने अभी कहा कि एक पॉइंट रह गया तो बाद में लिखा देता हूँ, तो ऐसी कुछ ऐसी चीजें जो संविधान में लिखने से रह गई या महत्वपूर्ण थी, तो उनको कहाँ लिखा गया? महत्वपूर्ण चीजें है संविधान में कहीं लिखी नहीं गई, तो बाद में उनको कहाँ लिख दिया गया? पहले कितनी थी? 8 और आज बढ़कर कितनी हो गई? एक एक करके लिखेंगे, समझेंगे। कार्य है कि प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची प्रथम अनुसूची। देखिए, इसमें भारत के 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा है। इसमें भारत के 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा है। ठीक है, तो आप फिर से बोल देता हूँ। इसमें भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा है। ठीक है, अब ये बढ़ेंगे तो यहीं पर रहेंगे, घटेंगे तो यहीं रहेंगे। मोटे तौर पे आप बोल दो कि संघ और राज्यों की चर्चा कहाँ मिलेगी आपको? पहले। ठीक है, जब अभी भाग 1 पढ़ेंगे तब बताएंगे जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 में। उस समय 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश, और धीरे धीरे बढ़ के 29 तक गए थे और अब कहाँ तक आ गए हैं? 28। कैसे गए थे बताया था पहले क्लास में, मैंने बताए थे आपको? नहीं बताए थे? 29वां राज्य कौन सा था?
शब्द वैसे तो सारे ही लिखेंगे भाग एक में, लेकिन चलो अपनी बता देता हूँ यहाँ पे। 26वां राज्य हमारा था छत्तीसगढ़, किससे कटा था? 27वां हमारा कौन था? उत्तराखंड। कब कटा था? अपने 1 नवंबर 2000। उत्तराखंड यूपी से कटा था कब? 9 नवंबर 2000। 28वां बेटा झारखंड कटा था जी, 2000 में ही कटे थे तीनों ये बिहार से। कब? 15 नवंबर 2000। 29वां राज्य जो बना था वो कौन सा बना था? तेलंगाना। किससे कटा था? आंध्र प्रदेश। मैं अभी रफली बता दे रहा हूँ, वैसे तो ये सारे लिखवाए जाएंगे। 2 जून 2014। याद है जब तेलंगाना बना था तो भारत की स्थिति कुछ ऐसी थी कि भारत में राज्यों की संख्या कितनी हो गई थी, और लेकिन केंद्र शासित प्रदेश उस समय कितने थे? 7। याद रहेगा। अभी लिखो मत, इसमें भाग एक से लिखवाएंगे, डिटेल से सारे राज्य लिखाएंगे। इसके बाद 31 अक्टूबर 2019 इस दिन क्या हुआ? एक बहुत ऐतिहासिक फैसला हुआ और 370 हटी और जम्मू कश्मीर राज्य से तो क्या बना दिया? केंद्र शासित प्रदेश। 2 बना दिए, जम्मू कश्मीर और एक। तभी आपका क्या हो गया? भारत में अब राज्य एक घट गया, तो कितने हो गए? एक घट गया 28, लेकिन केंद्र शासित 2 बढ़ गए, तो कितने हो गए थे? 9। अब ऐसी स्थिति आई। फिर आया 26 जनवरी 2020। इसमें क्या हुआ? दादर नागर हवेली सुना है? हवेली और एक और केंद्र शासित प्रदेश का दमन व दीव, इन दोनों का क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया, दोनों को एक कर दिया। तो ये फिर एक घंटे कितने हो गए? ये स्थिति है, याद रहेगी। ठीक है, बाकी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। मोटे तौर पे आपको बता दिया कब कब क्या हुआ। तो आज क्या स्थिति हो गई है? इसके विलय के बाद 28 राज्य और 8 केंद्र शासित, याद रहेगी। अच्छा, कभी मन में डाउट नहीं आता है कि जो एक तो राज्य बनाए और एक बना दिए केंद्र शासित, केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए जाते हैं? कारण पता है किसी को? आपसे कोई पूछ ले भैया राज्य तो सही समझ में आता, भाई छोटी सरकार एक है, बकायदा केंद्र शासित प्रदेश क्यों बना? तो इनको बनाने के 5 रीजन हैं। कितने रीजन होते हैं? 5। पहला, अगर कोई क्षेत्र बहुत ज्यादा दूर है तो उसे क्या बना दो? जैसे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भारत की मुख्य भूमि से दूर है, तो उन्हें क्या बना दिया? केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता है कि हम आपको पूरी ताकत नहीं देंगे, ताकत किस पे रहेगी? सेंट्रल पर, याद रहेगी। अगर कोई क्षेत्र बहुत ज्यादा क्या है? छोटा है, तो भी क्या बना दो उसे? जैसे दादर नागर हवेली दमन व दीव इत्यादि। तीसरा, अगर कोई क्षेत्र विवादित हो जाए तो भी उसे क्या बना दीजिए? जैसे विवादित कौन है हमारे? इसका एक चंडीगढ़ सुना है? जब शाह आयोग द्वारा पंजाब और हरियाणा का बंटवारा किया गया तो एक शहर पड़ता है चंडीगढ़, सुना ही होगा। बहुत सुंदर शहर है, दूसरे नंबर पे रहता है सफाई में। पंजाब बोला चंडीगढ़ हमें चाहिए, हरियाणा बोला चंडीगढ़ हमें चाहिए, दोनों में विवाद हो गया, तुरंत उसे क्या बना दिया? याद रहेगा। चौथा, अगर कोई चीज हमारी राष्ट्रीय महत्व का है तो भी उसको क्या बना दीजिए? जैसे हमारी राजधानी दिल्ली हमारे लिए राष्ट्रीय महत्व है, तो उसको हमने क्या बना दिया? और लास्ट, अगर किसी क्षेत्र का कल्चर यानी कि संस्कृति बिल्कुल अलग है तो भी उसे क्या बना दीजिए? जैसे पुदुचेरी सुना है? पुदुचेरी भारत के नक्शे में 4 जगह मिलेगा। यनम, करिकराल, माहे नहीं, यनम, करिकराल, पुदुचेरी, माहे, 4 जिले हैं और 4 जगह है। ये वाला पड़ता है आंध्र प्रदेश में, ये वाला पड़ता है तमिलनाडु में और ये वाला केरल में। कितनी सिंपल की 4 जगह नक्शे बना रहे। अच्छा खासा इन्हें तमिलनाडु मिला लेते हैं, आंध्र प्रदेश में इन्हें केरल। लेकिन यहाँ पर कल्चर, यहाँ पर जो लोग थे ना, जैसे हम लोगों पे अंग्रेजों ने कब्जा किया, ऐसी जगहों पर रहते थे फ्रांसीसी, तो फ्रांसीसी लोग यहाँ अपना कल्चर छोड़े। और आज भी अगर आप वहाँ जाओगे तो वहाँ बिल्कुल फ्रांस का कल्चर है। इसी वजह से इसको हमने क्या बना दिया? केंद्र शासित। बाकी भाग 8 में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो हटा दिया अनुसूची तो अब याद रहेंगे क्यों बनाए गए? परेशान मत हो, लिखना समझाएगा। भाग 8 में लिखो दिया।
अनुसूची 2 डालिए, लिखिए इसमें विभिन्न पदाधिकारियों को, अनुसूची 2, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन व भत्ते का उल्लेख है। दिए जाने वाले वेतन व भत्ते का उल्लेख है। विभिन्न पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन व भत्ते का उल्लेख है। वेतन तो समझते हैं, सैलरी, वेतन व भत्ते का उल्लेख है। ठीक है, कुछ वेतन भी लिख दो, देखे तुम्हें कितने याद है। राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? बिल्कुल सही है, 5 लाख प्रति माह। ठीक है, कोई काम करेंगे, देखना पढ़ोगे तब समझ में आएगा। उपराष्ट्रपति है, सबसे बड़ा विवाद है। अभी पीसीएस प्री की परीक्षा में पिछले लास्ट ईयर पूछा गया था, वो पेपर मैं भी देके आया था कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है। ऑप्शन में दे दूं, 4 लाख, 4.5 लाख, तो बोल रहे चलो ये भी रख लो, 2.5 लाख, 2.5 लाख। बड़ी समस्या आती है। वैसा प्रश्न नहीं था, आंसर पता क्या है? शून्य। उपराष्ट्रपति का वेतन 0। फिर कहोगे सर कौन काम करेगा? जब अभी धीरे धीरे आप पढ़ोगे, उपराष्ट्रपति काम करता है राज्यसभा के किसके रूप में? सभापति के रूप में। तब इस बात के इसको हम लोग 4 लाख रुपए महीना देते। अजीब बात समझ में? अब आप कहोगे जब राष्ट्रपति नहीं होता है तो ये किसकी जगह काम करता है? तो यही वेतन याद रहेगा। इसलिए उपराष्ट्रपति का वेतन 0, लेकिन जब वो किसके रूप में काम करेगा? राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेगा। तो इस बात के लिए हम उसको क्या देंगे? वेतन। देख लो कुछ वेतन में बोलता हूँ। राष्ट्रपति 5 लाख, राष्ट्रपति 5 लाख, उपराष्ट्रपति 4 लाख, सभी मंथली सैलरी है ये, लेकिन ब्रैकेट में लिख लेना राज्यसभा के सभापति के रूप में, अन्यथा 0। राज्यसभा के सभापति के रूप में, अन्यथा कितना होता है? 0। ठीक है, अगला लिखिए। और किसका लिखेंगे? प्रधानमंत्री का। लेकिन यहां मत लिखिए प्रधानमंत्री का, क्यों नहीं लिख पा रहा हूं वो भी वजह बताओ। लिखिए राज्यपाल, राज्यपाल 3.5 लाख रुपए महीना। ये अभी सब सैलरी बढ़ी है 2018 में, ठीक है, इससे पहले कम। और लिखिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश 2,80,000, 2,80,000। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, एक मेन होता है बाकी अन्य होते हैं, 33+1 सुना होगा। अन्य न्यायाधीश लिखिए 2,50,000, 2,50,000, 2 लाख। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का लिख लीजिए। न्यायाधीशों की कोई संख्या होती है सर? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या होती है कोई निश्चित? हाँ बिल्कुल, संख्या निश्चित होती है। इस समय 33+1 है। हाई कोर्ट में जनसंख्या के अनुपात में होगा, सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट सबसे ज्यादा जज 107। जब पढ़ेंगे हम लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भाग 5, 6 में सब दिखाएंगे। क्या लिखा आपने? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 2,50,000, 2,50,000। और अन्य न्यायाधीशों के लिख लीजिए। हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश 2,25,000, 2,25,000। ठीक है, इतनी सफिशिएंट है। एक चीज और याद रखना, लिखा तो नहीं रहा हूं लेकिन दिमाग में बैठा लो। अनुसूची 2 में जितनी भी वेतन आए हैं इनकी सैलरियां कभी कटेंगी नहीं। ये सारी संचित निधि पर भारित होती है। काय पे?
अनुसूची 2 में वही वेतन आएंगे जो संचित निधि। संचित निधि याद है, बताई थी पहले दिन। हम और आप लोग क्या देते हैं, तो ये रुपया जहाँ जमा होता है उसको क्या बोलते हैं, आर्टिकल 266 याद है। तो ये जो जितनी वेतन है संचित निधि से मिलती है और इनकी सैलरी में कटौती। अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी देश में आ गई, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, तो केवल राष्ट्रपति को छोड़ा जाएगा, बाकी सबकी काट जाएगी। लेकिन राष्ट्रपति की सैलरी किसी भी हालत में कभी नहीं कटे। याद रहेगा, जितनी इनके वेतन है इनकी ठीक इनकी आधी पेंशन। आपको कोई पेंशन पूछे कितनी है, तो राष्ट्रपति की पेंशन कितनी हो गई, 2.5 लाख महीना। एक बार राष्ट्रपति बन जाओ, जिंदगी भर पेंशन खाते हैं। ठीक है, चलिए अनुसूची 3, 2.5 लाख तो महीना कम है, और बढ़ेगी घटेगी नहीं राष्ट्रपति का। लेकिन एक बात बताऊं, राष्ट्रपति बनना तो आसान है, लेकिन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, 62 साल में बनने का। सबसे युवा कितने साल में, 62। सोचो ये देश का दुर्भाग्य, 60 साल में तो रिटायर जाता है आदमी, और 62 में सबसे युवा राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। इस समझ के देखो, ठीक है। चलिए, यहाँ सबसे युवा वही है, इससे पहले नीलम संजीवा रेड्डी। अनुसूची 3 लिखिए, देखिए इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख, ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख। ठीक है, शपथ जानते हो, लेते हैं। अब देखो एक यहाँ से और प्रश्न बन सकता है, अगर और डीप पूछना चाहेगा तो। शपथ कितने प्रकार की होती है, 3। पहली होती है काय की शपथ, संविधान की रक्षा की शपथ, संविधान की रक्षा की शपथ। दूसरी होती है संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ, और तीसरी होती है पद एवं गोपनीयता की शपथ। ठीक है, 3 शर्तें होती है। देखो, संविधान की रक्षा की शपथ हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज अगर शपथ लेते हैं तो वो काय की लेते हैं, संविधान की रक्षा की। क्यों लेते हैं बताओ मुझे, कल ही पढ़ाया था। क्योंकि संविधान का रक्षक कौन है, इसीलिए वो संविधान की रक्षा की शपथ है। याद रहेगा। संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ हमारे कौन लेते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। और बाकी के जितने मंत्री बचे, जो मंत्री हमारे जितने बाकी के बचे, वो सब काय की शपथ लेते हैं। ठीक है, याद रखिए। अभी स्लो पढ़ा रहे हैं, आपको आसानी से चीजें समझ आने लगे तो बहुत तेजी से चलेंगे। शब्दों का ही खेल है, क्वालिटी और है कुछ नहीं। तो कहाँ कौन सा शब्द यूज करना है, डाल दीजिएगा। फिर चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची लिखेंगे। देखिए इसमें राज्यसभा में सीटों के आवंटन का प्रावधान, राज्यसभा में सीटों के आवंटन का प्रावधान है। राज्यसभा में सीटों के आवंटन या बंटवारे का प्रावधान है। ठीक है, एक चीज और याद रखना, अभी हमने देखो शपथ यहाँ दिखाई है, इसका एक चीज देखो बताना रहेगा। शपथ इसमें जो हमारी अनुसूची 3 है, इसमें वो शपथ नहीं आएगी जिसका कोई आर्टिकल होगा। जैसे आप कहो इसमें राष्ट्रपति की शपथ आएगी, तो आप कहोगे नहीं सर इसमें राष्ट्रपति की शपथ नहीं आएगी। क्यों, इसके लिए आर्टिकल दे रखा है कौन सा। ऐसी तो उपराष्ट्रपति की आएगी, ये भी शपथ इसमें नहीं आएगी क्योंकि इसके लिए आर्टिकल है 59। ऐसे ही राज्यपाल की शपथ आएगी तो राज्यपाल की भी शपथ नहीं आएगी, इसके लिए आर्टिकल है 169। ठीक है, तो जिनके लिए अनुच्छेद दे रखे होंगे वो चीजें यहाँ नहीं आएगी।
मैंने कहा था जो चीजें बच गई है वो यहाँ लेके आए। अगली बात समझ में? तो राज्यसभा में किस राज्य से कितनी सीटें होंगी उसके बारे में कौन से अनुसूची में बताया है। जैसे उत्तर प्रदेश में 31 है, महाराष्ट्र में 19 है। तो ये सारी चर्चा आपको कहाँ मिलेगी? अनुसूची क्या ले? अनुसूची 5। 7 के बाद इंपॉर्टेंट शुरू होगी। अनुसूची 5 देखो, अनुसूचित व जनजातीय, अनुसूचित व जनजातीय, अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों के, अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख, प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है। प्रशासन और क्षेत्रों की बात हुई है, ना कि जातियों की। जो हमारे पिछड़े क्षेत्र है, खासकर जनजातीय क्षेत्र, जंगलों के किनारे, उसको नियंत्रण करने के लिए ये चीज लाई गई थी अनुसूची। ठीक है, क्या ये छठी अनुसूची? छठी अनुसूची देखिए, असम, त्रिपुरा, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, मेघालय और मिजोरम और मिजोरम के ऊपर वाली पूरी कॉपी कर दो। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख बिल्कुल सेम है, बस यहाँ 4 राज्य स्पेशल दे दिए। केंद्रवाद राज्यों, वही जो ऊपर वाली अनुसूची है बिल्कुल कॉपी कर दीजिए, बस असम, मेघालय, त्रिपुरा और, ठीक है, बिल्कुल सेम है, बस स्पेशल 4 था। अब इंपॉर्टेंट शुरू होती है 7वीं से डालिए। इंपॉर्टेंट है सबसे खास है 7वीं। ज्यादातर प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे। आप में से किसी ने पुलिस का पेपर दिया होगा तो यहाँ से प्रश्न मिला था अभी इसी बार विषय की। ठीक है, लिखेंगे इसमें केंद्र व राज्यों के मध्य, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया। केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया। केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया। इसके अंतर्गत 3 सूचियां आती हैं। इसके अंतर्गत 3 सूचियां आती हैं। सुनिए, समझिए, उसके बाद लिखिएगा। देखो, हमारे यहाँ बहुत सारे विषय हैं। ऐसे विषय संघ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसे विषय जिन पर कानून केंद्र सरकार बनाती है, वो विषय सब किसमें आएंगे? कोई एक विषय ले लो, जैसे मान लो रेलवे, आपको तो पता है किसकी है ये? सेंट्रल गवर्नमेंट की है। ऐसे ऐसे विषय जिन पर कानून कौन बनाएगी? राज्य बनाएगी, वो किसमें आएगी? जैसे राज्य के अलग, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, तो इन पर कानून कौन बनाता है? तो ये विषय किसमें आएंगे? ऐसे विषय जिन पर ये दोनों मिलकर बनाते हैं, वो किसमें आ जाएगी? संपत्ति सूची। जैसे एजुकेशन, शिक्षा, एजुकेशन, शिक्षा अब किसमें आ जाती है? अब ये दोनों मिला के देगा। आपके गांव में या शहर में कहीं भी आसपास शहर में कोई पुराना मास्टर हो, तो पहले शिक्षा मास्टर की इतनी बुरी स्थिति थी कि तनख्वाह आती नहीं थी सालों साल, महीनों का थी बुरी स्थिति। लेकिन क्यों? क्योंकि उस समय ये किसका विषय थी पहले। लेकिन जब से गवर्नमेंट ने इसको किसमें रखा, और अब आज मास्टर की स्थिति आप देख ही रहे हो क्या। ठीक है, तो जो विषय राज्य पे रहते ना, उसमें ये लोग कुछ कर नहीं सकते। तो इसी वजह से राज्य सूची से विषय कहाँ गए? वर्तमान में पहले इसमें 97 विषय थे, अब बढ़कर हो गए हैं 100।
राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, घटकर हो गए हैं 61। इस समवर्ती में पहले 47 थे और बढ़कर हो गए हैं 52। जो यहाँ 5 घटाए थे वो यहाँ पर ही 5 जोड़ दिए। ठीक है, देख लीजिएगा। अभी मैं फिर बता देता हूँ कौन कौन से जोड़े। ठीक है, ये विषय की लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। विषय के अब इतने विषय तो आप याद नहीं कर सकते, 100, 66, 61 और 62, तो इसमें से जो मेन मेन होंगे वो मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, बाकी अब लॉजिक लगाओ कि कहाँ का हो सकता है। इनकम टैक्स कहाँ का होगा? थोड़ा आपकी लगाओ। मनोरंजन टैक्स राज्य में नहीं, पिक्चर टैक्स फ्री हो गई। ये मत लिखना कि कंफ्यूज हो जाओगे आप, समझाने के लिए बता दिए। तो पुलिस अनुसूची, रेलवे अनुसूची क्या समझनी है? ठीक है, नोट करके लिखेंगे। ये जो नोट लिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां जहां भी लिखवाया जाए नोट करके लिखेंगे। 42वें संविधान संशोधन 42 अमेंडमेंट, 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 में, 42वें संविधान संशोधन 1976 में राज्य सूची के 5 विषय को, राज्य सूची के 5 विषय, राज्य सूची के 5 विषय को हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया। राज्य सूची के 5 विषय को हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया। समवर्ती सूची में रखा गया। कौन कौन से विषय को जरूर लिखिए क्योंकि ये सबसे खास। देखिए, पहला वन, वन, वन्य जीव और शिक्षा, माप तोल की इकाइयां। देखा होगा अगर गांव में होगा क्या चलती है, पसेरी, कहीं 2.5 किलो की होती, कहीं 3 की। तो अगर हर जगह अलग अलग होती तो दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने सब एक दूसरी कर दी। और न्यायिक प्रशासन, न्यायिक प्रशासन, ठीक है। चलिए, पांचों याद रखना, बहुत ज्यादा खास है। अगली डालिए 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची। आप में से किसी ने पहले तैयार की है? सब तो पहली बार, सब तो पहली बार। सही है, तो अच्छा ज्यादा समझ में आएगा। बीच वाले होते ना, अरे कहते ना साफ सुथरा फोन चलाने में हैंग कम होगा, पुराना मोबाइल ज्यादा हैंग होगा। आओ तो या तो बिल्कुल बेकार आओ या बिल्कुल साफ आओ। ठीक है, बीच वाला जो इसमें आगे अधूरा ज्ञान है वो कंफ्यूज बहुत होगा। ठीक है, तो अच्छी बात है, चलो चीजें समझ में आए। चलिए, अगला डालिए 8वीं अनुसूची। कहीं पे भी कोई भी डाउट लगे तो पूछना जरूर। ठीक है, पूछने तो अच्छी बात है। चलिए, लिखेंगे इसमें संविधान की मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख। इसमें संविधान की मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है। मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, कितनी भाषाएं हमारे यहाँ? ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं याद करनी है आपको। मूल रूप से पहले कितनी थी बेटा? 14, फिर 1 जुड़ी, फिर 3 जुड़ी, फिर 4 जुड़ी, और आज कितनी हो गई? 2200 हम लिखाएंगे, लेकिन हम 2200 लिखा भी देंगे और आपको यही अभी याद भी करा देंगे। लेकिन प्रश्न की 3 भाषाओं से आएगा, वो अलग से बता दूंगा, चाहे कोई सा पेपर देख लेगा।
ठीक है। ये एक हुई थी 21वां संशोधन। 21वां संशोधन कब हुआ था? 1967 और भाषा थी सिंधी। अगली जुड़ी थी 71वां संशोधन 1992, भाषा 3 थी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। सुनिए ये नहीं सुनी कोई बात नहीं। अगला है 92वां संशोधन 2003, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है। और इस तरह से भाषाएं कितनी हो गई हैं? 22। अभी 22 को दिखाएंगे प्रश्न कैसे आएगा। इनमें की 3 उठाएगा कोई 22 में से और एक अलग दे देगा कि इनमें से कौन सी शामिल नहीं है। ठीक है। आठ लिखती है, 14 भी हम बता देते हैं। आप ही बताओगे, खुद ही बता दोगे 14 की 14 आप बता दो। देखो लिखती, कोई चीज अगर याद ना हो तो उनके कुछ तरीके बनाए करो। आधे मैं बता दूंगा, आधे खुद लगाओ। देखो याद कैसे करो। 21 और 71 है, याद करें दोनों को जोड़ोगे। देखो तीसरा अपने आप मिल रहा है। 21 71 कितने होते हैं? और जो 92 भाई देखो दूसरे की डेट है। 1892 तो होगा नहीं, 2092 आई नहीं है तो 1992 होगा। ठीक है। ये 3 भाषाएं घर में रोज खाते हो आप। क्या खाते हो? आपका पेपर ऑब्जेक्टिव आता है और उसमें आपको अगर पहला अक्षर भी लिखो गया ना तो आप आंसर बता दोगे। तो ना से क्या हो गई? वहां से, कहां से? वहां पहला अक्षर चाहिए आपको। ऐसे ही मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा बोर्ड मास, पढ़ा है कि नहीं? बोर्ड मास में इधर से दूसरा छोड़ दीजिए, इधर से दूसरा। बी से बोडो, डी से डोगरी, एम से मैथिली और एस से संथाली। तरीके बनाने पड़ेंगे कैसे भी करके। ठीक है। और आपको अगर कोई भी चीज याद ना हो आप मुझे बताओ, मैं तरीके आपको खुद बता दूंगा। ठीक है। चलो बाकी की देखो 14 भाषाएं रहेंगी वो आप ही बताओगे। मैं पूछता चलता हूँ आप बताओगे। जैसे एक तरफ से चल रहे हैं हम लोग, किधर से चले? चलो पंजाब कश्मीर से चलते। कश्मीर में कौन सी बोली जाएगी? नहीं बताओगे? कश्मीर में कश्मीरी। पंजाब में बढ़िया, देखो खुद ही बता रहे हो, मैं नहीं बताऊंगा। गुजरात में, महाराष्ट्र में मराठी, बिल्कुल सही। कर्नाटक में कन्नड़, कहाँ से कर्नाटक, कहाँ से? केरल में मलयालम, ये थोड़ी सी अलग है। मलयालम, केरल में बस याद रख लेना मलयालम। ठीक है। उसके अब वो मैं ऐसे नहीं चल रहा हूँ। देखो ये भारत का नक्शा है जो, अब यहाँ पर राजनीतिक में है नहीं, मैं यहाँ से चलाऊँ। देखो कश्मीर पड़ेगा, फिर पंजाब पड़ा, फिर गुजरात पड़ा, फिर महाराष्ट्र पड़ा, फिर कर्नाटक पड़ा, फिर केरल पड़ गया। सॉरी हाँ, कर्नाटक और फिर क्या पड़ गया? केरल। केरल तक आ गया। अच्छे। इसके बाद इधर तमिलनाडु, तमिलनाडु में भाषा खुद ही छुट्टी है तमिल। और जहाँ भी बेटा तमिल मिले उसके साथ जरूर लगी हुई होगी हमेशा कौन सी? तेलुगु। तमिल तेलुगु। यहाँ पर उड़ीसा पड़ता है, उड़ीसा में कौन सी? उड़िया, बिल्कुल सही। यहाँ बंगाल पड़ता है, बंगाल में कौन सी? बंगाली, बिल्कुल सही। यहाँ असम पड़ता है, असम में कौन सी? असम। हाँ असम यही है। ठीक है। अपने आप याद हो गई। ठीक है। ठीक है। अब कितनी बची? आपके साथ भी कौन होनी चाहिए? हिंदी, बिल्कुल सही। हिंदी और बिल्कुल सही। और थोड़ा और जो लगा संस्कृत, उर्दू। हो गई भाई। अब यहाँ से जो प्रश्न आता है वो देखो किसमें आता है? इंग्लिश, राजस्थानी और भोजपुरी। ये तीनों शामिल नहीं। अब तो इनमें से कोई 3 उठाएगा, एक यहाँ दे देगा आपको कि राजस्थान में बहुत बड़ा राजस्थानी होगी,
बढ़त हो जाएगी। भोजपुरी है, पूरी इंडस्ट्री है भोजपुरी, तो ये भी लगेगा, इंग्लिश भी लगेगी, लेकिन ये तीनों शामिल। अभी तक कितने प्रश्न बने को इन तीन से बने, बाकी आप बात कर लीजिए। ये ऐसा नहीं है कि गुजरात में केवल गुजराती बोली जाती है, हिंदी भी बोली जाती है, दूसरी भाषा, लेकिन आपको याद कराने के लिए कि आप मैप अगर याद होगा तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा थोड़ा हमारे इसमें तो यूपी आया ही नहीं, तो पूरे नॉर्थ इंडिया में ये वाला पूरा हिस्सा हिंदी का ही है, ये वाला हिस्सा पूरा हिंदी का है। भारत का मैप दिया नहीं दिया अभी, भाषा बोली अलग अलग होती है, मतलब बोली अलग बोली ऐसा होता है ना, जैसे अपनी हिंदी बोल रहे, आप मेरठ चले जाओ वो भी हिंदी बोल रहे, लेकिन बोलने का तरीका चेंज हो गया तो बोली हो, ये भाषा है। इसी में एक होती है शास्त्रीय भाषा है, 1500 साल से जो पुरानी उनको शास्त्रीय नृत्य जैसे पढ़ो तो ऐसी शास्त्रीय भाषा। सर ये 6 नंबर में क्या है? मलयालम। मलयालम घाट घाट पे बोली बोलते ऐसे कुछ कहावत है, मुझे याद नहीं। कहानी बदले बोली बदले ऐसा कुछ है हमारे इंडिया में, वैसे बहुत कल्चर है। क्या हुआ पूछना है तो मुझे बता दो। संविधान अभी तक शुरू नहीं हुआ, जितने भाग एक क्या है तो संविधान याद रखना। देखो ऐसे करके है जो आर्टिकल्स है वो 90% आर्टिकल पढ़ते हैं हमें, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन 10% ही आते हैं, और जो शुरू में ये वाला भाग पढ़ रहे हैं 10% है केवल, लेकिन क्वेश्चन आपको 90% यहीं से मिलेंगे, इसीलिए इसमें इतना समय लगा। आर्टिकल पढ़ेंगे 1 से लेकर 400 तक, सारे को नहीं पढ़ेंगे, मेन पढ़ेंगे तो वहाँ से 10% चांस होते प्रश्न, और इनको लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं यहाँ से 90% चांस है। तो ये वाला है कि बहुत ज़्यादा खास हो जाता है, इसीलिए इसमें इतना से सुकून से सब समझाते चलना। फिर तो भाग 1 2 3 4 5 चलता ही जाएगा। ठीक है, तो मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी? अरे मूल रूप से 8, बाकी की बाद में जोड़ी गई, तो 8 लिख ली, अब जो आएगी वो सब जोड़ी गई है बाद में। ठीक है, तो डालिए नवी अनुसूची, नवी अनुसूची लिखो, इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। नवी अनुसूची, इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। 1951 1951 में जोड़ा गया। यह भूमि अधिग्रहण से संबंधित, भूमि अधिग्रहण से संबंधित ठीक है, भूमि अधिग्रहण से। अभी एक्चुअली को इसी में जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए तथा भूमि सुधारों को लागू करने के लिए इसे जोड़ा गया। जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए तथा भूमि सुधारों को लागू करने के लिए इसे जोड़ा गया। जोड़ा गया। मूल रूप से इसमें 13 अधिनियम थे, मूल रूप से इसमें 13 अधिनियम थे, मूल रूप से इसमें 13 अधिनियम थे। वर्तमान में 284, मूल रूप से इसमें 13 अधिनियम थे, वर्तमान में 84 है, 284, 280। समझ में आई क्या कहना चाह रहा है? जब हम पे अंग्रेज राज कर रहे थे तब एक व्यवस्था चलती थी, कौन सी व्यवस्था? क्या होती है? जमींदारी व्यवस्था सुनी थी? अरे होता क्या था, जैसे कोई अंग्रेज है, उस
उसने एक हायर कर लिए जमींदार, और जमींदार आपके खेत का है, वो हर किसी से टैक्स ले रहा है, और वो टैक्स ऊपर किसे दे रहा है? बीच में कमीशन के तौर पे कुछ अपना हिस्सा खा रहा है। तो ये थी जमींदार की व्यवस्था। अब जब हम आज़ाद हो गए तो थोड़ा लगान देंगे, तो आज़ाद होने के बाद ये व्यवस्था खत्म हो और अच्छी से अच्छी भूमि सुधार हो, उन्हीं के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? नवीं अनुसूची। और इसमें एक चीज़ और है, इसमें जितने कानून हैं उसे आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, यानी न्याय नहीं मांग सकते, इस पर आप अगेंस्ट नहीं जा सकते। जैसे अभी कोई आपके सरकार काम करने विरुद्ध, तो आप कहाँ चले जाओगे? सीधे। जैसे आज में अभी आपका मकान गवर्नमेंट को चाहिए, खेत चाहिए, अगर गवर्नमेंट लेना चाहे ले सकती है। सोच के देखो, आपका घर है, सरकार को चाहिए कि वो आपका घर चाहिए और वो ले सकती है। आप इतना को नहीं ले सकती, ले सकती है, अब ले सकती है। 1976 से पहले नहीं ले सकती, सॉरी 1978 से पहले नहीं ले सकती। अभी आप पढ़ोगे संपत्ति का अधिकार, पहले हमें 7 मौलिक अधिकार थे, अब कितने रह गए? सरकार को जब भी आपकी जमीन खेत कुछ भी जरूरत है तुरंत जाओ। अरे हाईवे बनते, किसी का घर बीच में आया था, तोड़ते कि नहीं? कोई बेचारे कुछ पूछ रहा है, रेट यूज होगा जो मिल जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं। तो यही है क्योंकि अब संपत्ति का अधिकार नहीं, याद रहेगा। चलिए डालिए 10वीं अनुसूची। अब मत कहना मेरा खेत मेरा गाँव, सरकार जब चाहिए तब उड़ा ले जाएगी। क्या होगा बताओ? कुछ जाओ, अधिग्रहण क्या चिंता होता मत है? करो, घर नहीं जाएगा। अधिग्रहण क्या होता है? भूमि अधिग्रहण। भूमि अधिग्रहण, भूमि जब्त कर, अधिग्रहण मतलब लेना। मैंने तुम्हारा पैर अधिग्रहण कर लिया, अब कब्जा कर। एक होता है मांगना, एक होता है अधिग्रहण मतलब वापस नहीं देना। देगी तो उसके बदले सर्किल रेट जो चल रहा होगा, लेकिन सर्किल रेट सस्ता होता है। मानिए रात की वजह से पूछो कैसे? ये मान लो तुम्हारा घर है और ये पड़ोस में प्लाट बिक रहा है, ये तुम्हारा घर है, ये प्लाट बिक रहा है। मान लो मैंने प्लाट की 40 लाख में खरीदा, ठीक। अब 40 लाख में मुझे दिखाई अभी टैक्स देना होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, भैया ऐसा करो 40 लाख ले लो, लेकिन वहाँ बताना कि 20 ही लाख में, कि 20 लाख में बेचे, क्योंकि जिससे लिखाई कम जाए। होता है ऐसा? नहीं होता। अब सरकार को तो इस प्लाट की कीमत कितनी पता लगी, भले तुमने कितने में लिया है, क्योंकि टैक्स तो आप लगती है बड़ा। अब सरकार ये वाला प्लाट कब्जा करेगी तो वो इसके 40 लाख कौन कर देगी? वो कितने देगी? उसे पता है कि यहाँ का रेट क्या है, क्योंकि हमारी जो टैक्स चोरी करते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान भी देखना। लिखाई के समय यही होता है, 40 लाख की है तो ये जितना कम से कम हो सके उतनी लिखाई जाए, ठीक है। चलो डालिए 10वीं अनुसूची। लिखे से 52 में 52वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। 1985 1985 में जोड़ा गया। यह दल बदल कानून से संबंधित है, यह दल बदल कानून से संबंधित है। ठीक है। अब ये कानून क्या होता है सुनिए, नाम से ही पता लग रहा होगा, पार्टी बदलना यानी दल अपना क्या कर लेना, चेंज कर लेना, ठीक है। अब देखो पहली चीज है, ये कानून हमेशा कैसे उम्मीदवार पे लगेगा, जीते हुए उम्मीदवार पे लगेगा, हारे हुए उम्मीदवार पे ये कानून नहीं लगता। हारे हुआ आदमी कितनी भी पार्टी बदले उससे कोई दिक्कत, लेकिन अगर जीता हुआ पार्टी बदल देगा तो दिक्कत है। जैसे मान लो यहाँ के सांसद है जितेंद्र प्रसाद, अभी बीजेपी से जीते और जीतने के बाद वो कहें कि हम कांग्रेस में जा रहे हैं, यानी वो क्या करें, तो तुरंत उन पर कौन सा कानून लग जाएगा और उनकी सदस्यता खत्म कर देंगे। यानी जीतने के बाद आप अपनी पार्टी नहीं बदल सकते, हारते समय कुछ भी कर। इसीलिए मैंने बताया किस पे लगता है, या फिर कोई उम्मीदवार जो निर्दलीय जीता है और जीतने के बाद किसी पार्टी में शामिल हो जाए तब भी उस पर कौन सा कानून लग जाएगा, याद रहेगा, ठीक। लेकिन अगर कोई पार्टी दूसरी पार्टी पे मर्ज होती है, दो पार्टियां मिल जाती है, जैसे बना था महागठबंधन, तो उस समय ये कानून खराब नहीं करता। या फिर किसी पार्टी के कम से कम 33% यानी एक तिहाई सदस्य दूसरी पार्टी में मिलेंगे तब भी ये कानून काम। अब बीजेपी के कम से कम 33% मंत्री जाके कांग्रेस में मिले तब उनमें ये कानून नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं, याद रहेगा। दलबदल कानून निकालने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। चलिए जाने ज्ञान सबसे इम्पोर्टेंट अनुसूची 11वीं, सबसे इम्पोर्टेंट है 11वीं अनुसूची, सबसे इम्पोर्टेंट 11वीं अनुसूची।
देखो इसे 73वें संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन 1992 में 73वें संविधान संशोधन 1992 ब्रैकेट में लिखना लागू 1993 ब्रैकेट में लिख लेना। देखो ऐसे लिखना 73वां संविधान संशोधन 1992 ऐसे ब्रैकेट में लिखना लागू 1993। अब किताब पढ़ोगे वहां 93 लिखा तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। ये 92 में आई थी फिर 24 अप्रैल 1993 को लागू हुई, इसीलिए इसको बाद में 93 में कंफ्यूजन रहता है, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। 1993 लिख लिया में जोड़ी गई, इसमें ग्राम पंचायत से संबंधित ग्राम पंचायत से संबंधित 29 विषय की चर्चा, ग्राम पंचायत से संबंधित 29 विषय की चर्चा है 29। जब हम लोग पढ़ेंगे भाग 9 ग्राम प्रधान के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, ये सारी चीजें आपको भाग 9 में पढ़ने की चाहिए। ठीक है, आप अपने प्रधान को कैसे हटा सकते हो, ये सारी चीजें मिलेंगी। तो प्रधान को ही नहीं पता होता, आपको पता चल जाएगी। ठीक है, 12वीं अनुसूची लास्ट 12वीं अनुसूची 12वीं अनुसूची ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए 74वां संविधान संशोधन, डेट यही रहेगी 74वां संविधान संशोधन 1992 ब्रैकेट में लागू 1993। 74वां संविधान संशोधन 1992 ब्रैकेट में लागू 1993 में नगर निकाय से संबंधित या नगर पंचायत या नगर निकाय से संबंधित 18 विषय, नगर निकाय या नगर पंचायत से संबंधित, अरे वो गांव की है ये शहर की है, नगर निकाय से संबंधित 18 विषय, पंचायत से संबंधित 18 विषय। नगर पालिका नगर पंचायत क्या होती है, नगर पालिका क्या होती है, नगर निगम क्या होता है, मेयर क्या होता है, अध्यक्ष क्या होते हैं, चेयरमैन क्या होते हैं, वो सब यहाँ पढ़ लेंगे। ठीक है, ये हो गई अनुसूची कंप्लीट। ठीक है, बहुत इत्मीनान से करिए। बहुत अगला डालिए टॉपिक। यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो नहीं, बताओ कोई समस्या? बढ़े आगे डालिए। अगला भारतीय संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान के स्रोत। आज ये टॉपिक हो जाए पूरा और इसके बाद एक टॉपिक छोटा सा समितियों वाला 3 क्लास टारगेट है, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है? अच्छा, अभी मैं आपसे कोई टेस्ट लूँ और आपसे कहूँ कुछ देखो, तो भैया देखोगे, ऐसा नहीं है याद होगा, लिखोगे। वही अगर मैं चला जाऊँ और तुम्हारे हाथ में गाइड लग जाए, नकल करने को मिल जाए, तो ज़्यादा लिखोगे कि दिमाग से ज़्यादा लिखोगे? दिमाग से ज़्यादा। लेकिन सिस्टमेटिक कौन सा? किताब वाला का की ये सब वही लगा होगा। तो हमारा संविधान जब बना तो हमने भी ज़्यादा मेहनत नहीं की। एक समिति थी, परामर्श समिति। परामर्श समिति ने एक सूची तैयार की, 60 देशों की सूची तैयार। ठीक है, जहाँ जहाँ कैसा संविधान है तैयार, और इसमें से 10 देशों को चुना और कहा जिसके संविधान से जो चीज अच्छी लगे वो खटाखट उठा लो। भैया मौलिक अधिकार यहाँ से अच्छा लग रहा उठा लो, राष्ट्रपति यहाँ से अच्छा लग रहा उठा लो, प्रधानमंत्री यहाँ से अच्छा लगा उठा लो, तो सब कुछ हम उठाते चले। ठीक, इसके अलावा अगर हम देखें भारतीय संविधान का संविधान सर्वाधिक ऋणी किसका है, यानी कर्जदार किसका है, यानी सबसे बड़ा स्रोत, सबसे बड़ा स्रोत, कि सबसे ज्यादा नकल, आम भाषा में कहें कि सबसे ज्यादा नकल हमने किससे करी है, तो 1935
भारत शासन अधिनियम। भारत शासन, अब हो सकता है ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको मिलेगा। ये क्या होता था जब हम पे अंग्रेज राज करते थे, तो अंग्रेज हर 10 साल के बाद अपने कानून वहाँ बनाते थे, संसद में लेके आते थे। जिस साल आते थे उसी साल से ये पहचाना जाता है। 1935 में आया, सबसे मेन यही था, भारत में शासन करने के कानून। अधिनियम का मतलब क्या होता है? तो ये 1935 का सबसे मेन था। RBI रिजर्व बैंक की स्थापना, भारत से म्यांमार, बांग्लादेश को, म्यांमार यानी बर्मा पहले भारत का हिस्सा था, इसी का अलग सबसे बड़ा। भारत शासन नियम अधिनियम आया ना, हमने इससे आप ये समझो 250 से ज्यादा अनुच्छेद जैसे के तैसे या फिर थोड़ी बहुत भाषा बदल के कॉपी कर। जब संविधान बना था तो कितने थे आर्टिकल? लगभग 400 में दूं, 400 में से 250 कहाँ से चोरी करे हमने? यहाँ। और उसके बाद कितने देशों से लेके कुछ ना कुछ कोई लिखने आए। इसीलिए भारत के संविधान को एक नाम मिला, चोरों का संविधान। भारत के संविधान को क्या कहा गया? भैया आप तो चोरी कर रहे हो, कुछ कर ही नहीं रहे हो, यहाँ से उठाया, वहां से उठाया, रख दिया। तो हमारे जितने भी लोग थे हमारे संविधान को क्या कहने लगे? लेकिन बचाव लोग थे हमारे कौन? BR अम्बेडकर। अम्बेडकर जी ने कहा कि चोरी वो होती है जो बिना बता की है। लेकिन हम तो बाकायदा अपने संविधान में नाम लिख रहे हैं कि किस देश से हम क्या क्या ले रहे हैं। लेकिन फिर भी लोगों ने बहुत ताले दिए, तो ये तो नहीं कहा गया, लेकिन हमारे देश को एक नाम मिल गया, उधार का थैला। आपसे प्रश्न पूछेगा, भैया किस देश के संविधान को उधार का थैला कहते हैं? तो उधार का थैला किसके संविधान को कहा जाता है? भारत का संविधान। आगे बात समझ में? बस क्या क्या कहाँ से लिया तो समझ हुई। ठीक है, नोट कीजिए फिर है, सोचो। बाद में जाने की हो जाती है। सबसे ज्यादा फ्रीडी कर्जदार किसके हैं? तो आप बताएंगे 1935 भारत शासन क्या था, ये पता ही लग गया होगा। आते थे जब हम लोग की संवैधानिक इतिहास पढ़ेंगे उसमें भी इनको पढ़ेंगे। 1909 बाद में मृत्यु सुधार अधिनियम 1919, फिर आना 1929 में था, लेकिन नहीं आ पाया तो 1935 में आया। ठीक है, क्या किस देश से क्या क्या लिया बस वही लिखना है, और उसके बाद ये टॉपिक छोटा सा ये ज़्यादा देर चलेगा कि खत्म हो जाएगा। पहले हेडिंग डाल दीजिए 1935 भारत शासन अधिनियम। यहाँ से क्या क्या दिया? भारत शासन अधिनियम। देखिए यहाँ से पहला पॉइंट लिख लीजिए, यहाँ से क्या लिया? संघ लोक सेवा आयोग। हालांकि पूरा ही भाग में पढ़ना है। UPSC से कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो IAS, IPS, IFS की परीक्षाएं कराता है। भारत की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है UPSC। अब भविष्य में मौका मिले तो एक बार कोशिश जरूर करें।
इसकी स्थापना चाहो तो लिखना चाहो तो नॉलेज के लिए लिख सकते हो, स्थापना हुई थी 1926 में। अच्छा मुझे बताओ, पहली सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय है सत्येंद्रनाथ टैगोर। बिल्कुल, जिसे नहीं पता कि साइड में नोट करते रहा तो जो चीजें नहीं हुई। ठीक है, आपसे पूछे ना पहला भारतीय कौन था जिसने ये परीक्षा पास की, तो सत्येंद्रनाथ टैगोर। वरना तो सब अंग्रेजी पास करते थे, ये कहते हैं उसके पास तो सुभाष चंद्र बोस भी IAS अधिकारी के रूप में UPSC पास करे थे बाद में, लेकिन उन्होंने गांधी जी के कहने से नौकरी छोड़ दी। आज तो चपरासी की नौकरी ना छोड़े, जो UPSC की नौकरी। चलिए दूसरा लिखेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था जो आज हमारा सिस्टम चलता है प्रशासन का, एक होता है शासन, एक होता है प्रशासन। फर्क बताओ जरा, कोई एक ही है? शासन आदेश देता है और इन आदेशों का पालन कौन करते हैं? इनके लिए पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं है, इनके लिए पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता है। इनके लिए क्या चाहिए? केवल लोकप्रियता। इनके लिए लोकप्रियता चाहिए, आपको लोकप्रियता मिले ना। अरे आप नौकरी करके किसका हिस्सा से बचने जा रहे हो? आपको कोई पसंद करे ना करे, आप पेपर पास करके नौकरी लो तो प्रशासन। लेकिन यहाँ अगर नेता बनना है तो आपको क्या होना पड़ेगा? पढ़ाई लिखाई, पूरा संविधान पढ़ोगे, राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री किसी भी पद के लिए कोई योग्यता नहीं। मतलब केवल शुरू करिए हरियाणा ने और राजस्थान ने प्रधानी के लिए 8वां और 10वां का, इसके अलावा कहीं भी आप सोचो पढ़ा लिखा हो नहीं। ठीक है, तो राष्ट्रपति अनपढ़ व्यक्ति बन सकता है, पढ़ा लिखा। चलिए अगला लिखेंगे, प्रशासनिक न्यायपालिका का ढांचा। न्यायपालिका का ढांचा, न्यायपालिका का ढांचा। अगला संघीय व्यवस्था। कोई शब्द ना समझ में आए तो पूछ लेना। संघीय व्यवस्था, यूनियन सिस्टम। अगला राज्यपाल का पद, हालांकि कनाडा से भी है, लेकिन अगर कनाडा में होता है तो यही आएगा हमारा राज्यपाल का पद। ठीक है, बस इतनी बहुत है। अगला देश डाल दीजिए ब्रिटेन। ब्रिटेन संघीय व्यवस्था बता दीजिए। संघीय व्यवस्था, एक संघ सरकार, एक राज्य सरकार, एक सिस्टम है, इसी को संघीय व्यवस्था। और दूसरी चीज है, जब पढ़ेंगे भाग 1 आर्टिकल 1, हम लोग यूनियन है, भारत क्या है? राज्यों का यूनियन। एक होते हैं फेडरल, एक होते हैं यूनियन। जहाँ राज्यों को अलग होने की आज़ादी होती है वो होती है फेडरल। जैसे अमेरिका है, अमेरिका में 50 राज्य है, 50 में से कोई भी राज्य जब चाहे तब अमेरिका से अलग हो सकता है, क्योंकि वो फेडरल में। हम क्या है? यूनियन। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश हम अलग होंगे इंडिया से नहीं हो सकते, हमारे यहाँ आ तो सकते हो लेकिन जा, इसी को बोलते हैं यूनियन या फिर संघीय। ठीक है, चलिए डालिए अगला देश ब्रिटेन। ब्रिटेन में लिखिए एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। एकल नागरिकता जानते हो क्या होती है? जब वहां के देश के रहने वाले व्यक्तियों को केवल देश की नागरिकता रहनी पड़े तो उसको बोलते हैं कैसी नागरिकता? एकल नागरिकता। जैसे उदाहरण अभी आपने देखा ब्रिटेन, भारत। आपसे मैं कहूँ भारत के नागरिक को, आपको मैं कहूँगा दिखाओ कोई पहचान, तो क्या दिखाओ? वोटर आधार कार्ड दिखाओ। आधार कार्ड अब चाहे यूपी का लेना, पंजाब का, तमिलनाडु, केरल, कहीं का भी ले लेना, किसी का भी, ऊपर एक ही लाइन लिखी होगी भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट। इसीलिए क्यों? क्योंकि हमें केवल एक देश से नागरिकता लेनी है, भारत सरकार, तो हम कहीं भी आ जा सकते हैं एकल नागरिकता। कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ उस देश के साथ साथ आपको उस राज्य की भी नागरिकता लेनी होगी, तो वो कैसी कहलाएगी? दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता वाला कोई देश अगर पूछ ले तो बता देना यूएसए। कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ देश राज्य के साथ साथ जिला यानी डिस्ट्रिक्ट की भी नागरिकता लेनी होगी, तो वो कैसी हो जाएगी? तिहरी नागरिकता। कोई देश है ऐसा? दुनिया का सबसे महंगा देश कौन सा है? बहुत सुंदर है। हाँ बिल्कुल सही।
ज्यादातर आपने मुख्यालय देखे नहीं होंगे, जिनेवा पढ़े होंगे, जब पढ़ोगे आगे ज्यादातर जितने भी संगठन है उनके मुख्यालय यही है, जिनेवा। जिनेवा यही पड़ता है, स्विट्जरलैंड। अच्छा शहर है, खूबसूरत शहर है। मीटिंग होगी तो आज की मानी टूर पे चला गया, घूम गया था। अपने आप ही मीटिंग लोग रखते गए, गोवा में रख रहे हैं, मंसूरी में रख रहे हैं, नैनीताल टूर हो गया। एसएससी सीजीएल निकालो, फॉरेन मिनिस्ट्री लो, विदेश मंत्रालय, हो सकता है तुम्हारा ही मौका लग जाए जाने का। शुरुआत ही नहीं, लेकिन हाँ प्रमोशनों के बाद तो हो सकता है जो मंत्रालय आपको मिले, हो सकता है विदेश मंत्रालय मिल जाए। अभी सब ग्रेजुएट वाले, अंडर ग्रेजुएट है सब। अभी एमपीएस और वो है सीएचएस। भारत भी अब दोहरी नागरिकता देने लगा है, ठीक है। अब पढ़ाई में भाग होंगे कैसे मिलेगी, लेकिन हमारे आपके लिए नहीं, बड़े बड़े उद्योगपति, ठीक है। अगला लिखिए, संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था जैसे हमारे संसद है, लोकसभा, एक राज्यसभा, लोअर हाउस, अपर हाउस, ऐसी कहाँ है, वहां पर है। दूसरा देखिए, द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था, तो शब्द ना समझ में पूछते जाना। अगला, विधि का शासन। विधि का शासन, अगला एकल न्यायिक प्रणाली। एकल न्यायिक प्रणाली, अगला अग्रता ही विजेता। अग्रता ही विजेता, अग्रता ही विजेता। जैसे भी ब्रिटेन के हैं, यही ब्रिटेन से लिए गए। हाँ, जो सब ब्रिटेन चल रहा है, अभी अमेरिका है, पहले ब्रिटेन, सब ब्रिटेन है। आगे देखो, विधि निर्माण की प्रक्रिया। विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि मतलब कानून। हमारे संसद बनाती है तो सारी चीज आगे उसमें। अगला, राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता। राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता हम बता देना, देखो। राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता, इसमें एक शब्द और पूछना चाहिए, गाइडिंग आपको नहीं पूछा। अग्रता ही विजेता तो पता ही है, दो लोग चुनाव लड़ेंगे, जो आगे होगा वही क्या घोषित किया जाएगा। कोई परसेंटेज कौन तय होती है, कितने परसेंट वोट मिलेंगे। द्विसदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। एकल न्यायिक प्रणाली क्या होती है, जैसे हमने पहले दिन पढ़ाया था, अगर मैं कोई अपराध करता हूँ तो पहले केस कहाँ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट के बाद अपील कहाँ करेंगे, हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद सिस्टम था, इसी को बोलते हैं एकल न्यायिक प्रणाली। याद रहेगी, ठीक है। चलिए अगला देश डाल दीजिए। हाँ, राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता मतलब हमारे नाम मात्र के लिए राष्ट्रपति है। आप देखोगे ना, इस राष्ट्रपति को जब हम पढ़ाएंगे भाग 5 में आपको, ये कठपुतली है और पूरी तरह से कठपुतली नाचेगा किसकी उंगलियों पे। इस बेचारा अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। इसका काम पूरे संविधान में केवल साइन करने का, और साइन करने के हमको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। केवल साइन करने का काम है, इसके अलावा एक पावर आप बता दो जो इस पे हो। लिखती सब इसकी जाएंगे, नाम इसका है, लेकिन करेगा पीछे कौन। हमने राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति बताई, करेगा कौन, पीएम, लेकिन साइन किसके होंगे। किसी भी डीएम का तबादला करना है, ट्रांसफर करना है, करेगा कौन, लेकिन उसके ट्रांसफर ऑर्डर पे साइन किसके होंगे। इसका काम केवल क्या करना है, एक पावर नहीं है, सिंगल एक पावर। आप सोचो कि कोई एक पावर है, ये वो जैसे नचाता रहेगा पीछे तो वैसे नाचता रहेगा। ये औपचारिक प्रधान है वाले,
ये पद लेना थोड़ी ना था। अब देखो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री होता है लेकिन वहाँ राष्ट्रपति नहीं होता, अमेरिका में राष्ट्रपति होता है लेकिन वहाँ प्रधानमंत्री नहीं होता, हमारे यहाँ दोनों। इसीलिए किसी एक को तो हटाना पड़ेगा। अगर दोनों को ताकत दे दोगे तो टकरा नहीं जाएगी भाई, दोनों शक्तिशाली हो गए तो वो लड़ जाएंगे आपस में। तो इसे क्या बना दिया, को पौधे बना दिए, चुपचाप बैठे रहो, काम करो, साइन करते रहो, 5 लाख महीना ले। रहने को क्या मिलता है, राष्ट्रपति भवन 350 से ज्यादा कमरे हैं राष्ट्रपति भवन में। ऐसे करके आप देखोगे राष्ट्रपति भवन रायसीना पहाड़ी, रायसीना की पहाड़ी में प्रश्न बहुत बार पड़ा है कि राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर है। राष्ट्रपति भवन रायसीना पहाड़ी, 360 से ज्यादा कमरे हैं यहाँ पर। इसके पीछे गार्डन है, पहले इसका नाम था मुगल गार्डन। मुगल गार्डन मोदी जी ने अभी लेटेस्ट नाम बदल दिया है इसका, अमृत गार्डन कर दिया। आपको पता होना चाहिए अमृत गार्डन में 12,500 से ज्यादा वैरायटी के फूल है। इसके आगे एक रास्ता है, इसको पहले नाम था इसका राजपथ, अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, कर्तव्य पथ। 26 जनवरी को हमारी परेड नहीं होती है, ये कहाँ खत्म होता है, इंडिया गेट। और इंडिया गेट में हमारी क्या जलती है, अमर ज्योति। आपने देखा होगा लौ हमेशा रहती है विश्व युद्ध में मारे गए सैनिकों के। राइट हैंड पे चले आओगे तो संसद भवन मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड पे चले आओगे तो सुप्रीम कोर्ट मिल जाएगा। ये पूरी जो दिल्ली है, ये दिल्ली बसाई थी एक अंग्रेज ने डिजाइन करी थी, इसका नाम था लुटियंस। तो इस दिल्ली को बोलते हैं लुटियंस की दिल्ली। दिल्ली को 3 भागों में बांटा जाता है, पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली और लुटियंस की। लुटियंस मतलब ये डिजाइनर था, आर्किटेक्चर, ये सारी चीजें इसी ने डिजाइन की। राइट हैंड में क्या है, क्या राइट हैंड में वो संसद और ये जो राइट हैंड में बता रहे जो वहाँ के सब डिजाइन कर नहीं, राइट हैंड में क्या है, संसद हिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा, क्यों बचता। चलिए देखते हैं आगे। अगला देश डाल दीजिए यूएसए। दिल्ली गए नहीं हो क्या अभी तक, नहीं घूमे, कितने राज्य घूमे हो? मेरे तो मुझे लगता है इस साल तो नहीं, 2025 तक 28 24 हो चुके हैं। मेरे 4 बच्चे, मैं 1 महीने में 2 महीने में एक बार चक्कर लगा लेता हूँ। घूमना चाहिए, जीवन में है क्या हो। चलो कोई नहीं, नौकरी लगे, पैसा इकट्ठा करना सब ठीक है। नहीं उसको एक रीजन और भी है ना मेरे पास, तो पिताजी रेलवे में तो टिकट मेरा फ्री रहता, तो रीजन सबसे बड़ा ये, ठीक है। चलिए बाकी देखते हैं, आगे लिखेंगे क्या, अगला डाल दीजिए यूएसए। यूएसए अमेरिका, ट्रम्प चचा जीत गए, आपको पता ही लग गया होगा। हमारे लिए फायदेमंद है, इंडिया के लिए बहुत फायदेमंद है ट्रम्प। अगला देखिए यहाँ से क्या किया, पहला मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। दूसरा प्रस्तावना, प्रस्तावना। कल जो देश का पढ़ी थी वो। तीसरा लिखे उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद। अगला स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका में किसी का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, ये यहीं से लिया है। अगला न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन इंग्लिश में मिल रहा है, इंग्लिश में जुडिशियरी रिव्यू। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, कोई बताएगा? हाँ देखो ऐसे समझो, कल भी हमने पढ़ा था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला दे दे, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला दे दे तो ऐसा नहीं वो अटल हो गया। भविष्य में सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपने फैसले को रिव्यू कर सकती है, पुनरावलोकन कर सकती है, और चाहे तो बदल भी सकती है। जैसे कल दिखाया था बेरूपाड़ी केस में पहले प्रस्तावना संविधान का अंश नहीं था, बाद में लेकिन 1973 में फैसले को पलट दिया। किसके तहत? तो ये अपना फैसला पलट भी सकते, ऐसा नहीं कि परमानेंट। ठीक है, अगला देखिए लोक जनहित याचिका, लोक जनहित याचिका।
ठीक है। अगला लिखिए राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग प्रक्रिया। ठीक है। राष्ट्रपति का पद तो ऊंचा है, तो अगर उसको उसके पद से हटाना है तो ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। हम आपको आर्टिकल 61 में पढ़ाएंगे, ध्यान रहेगी। ठीक है, चलिए अगला लिखेंगे जनहित याचिका। बता दे, देखो अभी जैसे किसी दो में विवाद होता है, केस कभी जाता है कोर्ट में, तो उसमें दो ही पक्ष होते हैं, एक पक्ष और एक विपक्ष, तीसरा कोई पक्ष नहीं। मान लो कि एक रोड पे गड्ढा हो गया और उसमें बहुत एक्सीडेंट होने लगे, तब मैं क्या करूंगा कि मैं PIL डाल दूंगा सरकार के लिए, भाई इस गड्ढे से सबको दिक्कत हो रही है। तो फिर सरकार क्या करेगी, इसमें क्या अकेले मेरा फायदा है, इसमें सबका फायदा है, तो वो जनहित याचिका करें। तो आप जनहित याचिका डाल सकते हैं, सरकार से न्याय मांग। आगे समझ में PIL कहते हैं, भारत में इसके जनक PN भगवती। PN भगवती सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उस समय ये आई। अब पता है इसका बड़ा दुरुपयोग करा गया। दुरुपयोग क्या करा गया, भैया मेरे दरवाजे के आगे भैंस गोबर कर जाती है, हटवाओ, ऐसे मतलब अजीब व गरीब खूब PIL पड़ी, बड़ा दुखी लोग कि भैया टावर लगा है, चिड़िया मर रही है, जनहित याचिका डाल दो। अब इस चक्कर में फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, एक व्यक्ति फीस कि भैया 10,000 रुपये फीस है, अगर सही है तो वापस हो जाएंगे, और तुमने गड़बड़ है तो वो जब्त हो जाएगी। जो लाखों में एक दिन में पड़ी थी ना, वो सैकड़ों में रहने की नहीं। पूरी चावला की भी PIL पड़ी थी कि उनके घर के पड़ोस में टावर था, उसमें पक्षी मर रहे, लेकिन वो भी कैंसिल कर दी गई, उनके 10,000 अंदर कर दिए, कि ऐसा कुछ भी नहीं। याद रहेगा। चलिए अगला लिखेंगे, क्या लिखा, हाँ अगला लिखे सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाना। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाना। अगला देश डाल दीजिए आयरलैंड। अगला देश डाल दीजिए आयरलैंड। आयरलैंड, ठीक है। देखिए इससे नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व ब्रैकेट में डालो DPST, ना लिखने को बता देना, लिखवा देना। DP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं। बढ़ाएंगे आपको भाग 4 में पूरा यही पढ़ना, ठीक है। कल ही मेरी समझ से भाग 4 तक पहुंच जाएंगे, इसमें भाग 4 तक कल नहीं बहुत। अगला लिखिए राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनीत करना। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करना। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत, आप देखा होगा 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ये 4 क्षेत्रों से करता है, कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा। चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो, कला, विज्ञान, समाज सेवा और साहित्य। कला, विज्ञान, समाज सेवा और साहित्य। पहली फिल्म अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामित हुई, नरगिस दत्त, नाम याद रखना, पूछा जा सकता है। पहले खिलाड़ी हमारे सचिन तेंदुलकर भी राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, ठीक है। चलिए अगला देश इसी में लिखो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल व निर्वाचन पद्धति। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल एवं निर्वाचन पद्धति। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल एवं निर्वाचन पद्धति। सबसे कठिन चुनाव अगर कोई भारत में है तो राष्ट्रपति का। देखना आप परेशान हो जाओगे, कैसे वोटर को तैयार करेंगे, कौन कौन वोट डालेगा, किस हिसाब से वोट जाएगा और कैसे चुनाव, ठीक है। ये हम पढ़ाएंगे आपको 54-55 आर्टिकल 54-55। अगला देश डाल दीजिए ऑस्ट्रेलिया। छोटे छोटे देश है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची, अभी दिखाएगी समवर्ती सूची, दोनों मिलकर काम करते हैं। समवर्ती सूची
अगला, प्रस्तावना की भाषा शैली। ऑस्ट्रेलिया का पहला क्या होता है? क्या बोला था? समवर्ती सूची। दूसरा, प्रस्तावना की भाषा शैली, कंफ्यूज मत होना। प्रस्तावना अमेरिका, लेकिन भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया। याद रहेगा? समवर्ती सूची लिख ली। आगे लिखे, केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंध। केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंध। अगला, संसद का संयुक्त अधिवेशन। संसद का संयुक्त अधिवेशन। हम लोग अनुच्छेद 108 में पढ़ेंगे ज्वाइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन। जब विवाद हो जाएगा किसी विधेयक पे तो लोकसभा राज्यसभा एक साथ आ जाएंगे, तो उसको संयुक्त अधिवेशन कहेंगे, आर्टिकल 108। अगला देश याद दीजिए बेटा, कनाडा। कनाडा, कनाडा। देखिए संघीय व्यवस्था, या ऐसे देखो संघीय नहीं, अब देखो संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक। अगला, सशक्त केंद्र। सशक्त केंद्र, ठीक है। सशक्त केंद्र का मतलब आपको बताए, राज्य सूची के भी कानून है, केंद्र सरकार के भी कानून। अगर कहीं दोनों आपस में टकराए तो किसको ज्यादा दिया जाएगी तवज्जो? सेंट्रल गवर्नमेंट। सारी बात समझ में? तो इसी को बोलते हैं सशक्त केंद्र। अगला देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र की सिफारिश पर राष्ट्रपति करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र की सिफारिश पर राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। अब अगला, अवशिष्ट शक्ति का सिद्धांत। अवशिष्ट, ज्यादा तेज बोल रहा हूँ क्या? अवशिष्ट शक्ति का सिद्धांत। अभी अवशिष्ट शक्ति क्या होती है? देखो, हमारे संविधान निर्माता बहुत चालाक थे, चतुर थे, चंचल थे। उन्होंने देखो, अभी हमने सूची बताई, यही तो 3 सूची थी। भैया जो केंद्र बनाएगा, संघ सूची राज्य बनाएगा, ऐसा दोनों मिलकर बनाएंगे। तो उन्होंने क्या करा, एक पेज खाली छोड़ दिया, और इसको ही बोलते हैं अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट का मतलब ही होता है बचा कुचा, जबरदस्ती में पढ़ो गया, अवशिष्ट सूची। उन्होंने कहा भविष्य में कोई ऐसा विषय आए जो आज नहीं है, भविष्य में आए तो उसको कहाँ लिख देना, और इनडायरेक्टली ये पावर दी किसको है? केंद्र को ही। जैसे कोई एक विषय बताओ जब संविधान बना नहीं था और आज है। बहुत से विषय आप खुद सोचो, ऐसे विषय जिनके बिना आप रह नहीं सकते। और मैंने मोबाइल देख लियो, मोबाइल ऑनलाइन शॉपिंग, क्या उस समय मोबाइल थे? तो पूरा IT सेक्टर आ जाएगा, इसमें नहीं आ जाएगा। ऑनलाइन जितना काम है वो सब किसमें आएगा? परमाणु कार्यक्रम, अंतरिक्ष कार्यक्रम, अंतरिक्ष कार्यक्रम हमारे होते जितने, मिसाइल परीक्षण, ये सब किसमें आ जाएंगे? उस समय नहीं थे, आज है। उस समय भैया मोबाइल ही नहीं थे, तो ऑनलाइन शॉपिंग को छोड़ी दो, जब पेमेंट देख लो ऑनलाइन या मोबाइल देख लो, तो ये सारे विषय किसमें आ जाएंगे, ठीक है। अगला डालिए जापान। अगला विषय जापान। अगला, दुनिया की सबसे तेज ट्रेन अभी तक जापान के पास ही है, और आपको पता होगा पंचवटी में बहुत आगे, और 2 परमाणु बम गिरे थे, बताए थे परसों। इनके यहाँ ट्रेन आज तक 2 बार लेट हुई है, एक बार 30 सेकेंड और एक बार से 1.5 या 2 मिनट। और इतना लेट होने पर रेलवे कर्मचारियों ने यात्रियों से माफी मांगी और उनका रिटर्न का पैसा दिया, टिकट का वापस। हमारे ऐसा हो सकता है? 1 घंटे 2 घंटे 24 घंटे रिजेक्ट ही कर दी, रद्द ट्रेन। हम लोग टाइम पे पंचुअलिटी सीखनी है तो इनसे सीखी, सोच के देखो आप वहाँ कितनी वैल्यू होगी टाइम, ठीक है। चलिए लिखेंगे, जापान के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि मतलब कानून, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
हमारे कर्मचारी से मान मत लेना तुम टिकट पैसे। ठीक है, अगला देश डाल दीजिए दक्षिण अफ्रीका। अगला देश दक्षिण अफ्रीका। देखिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में पढ़ेंगे हम। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अगला राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कितने देश हो गए? 7। अरे ब्रिटेन हो गया, यूएसए हो गया, आयरलैंड हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया। ऑस्ट्रेलिया, जापान, आयरलैंड भी तो हो गया। गलत गिन रहे हो। अगला देश डालो रूस। तो कोई दिमाग से उतर रूस। देखो मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना। अगला प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, कल पढ़े थे, ये ऐसे ही लिख लीजिएगा कौन कौन से हैं। ठीक है, कितना टाइम हुआ? 22 एक घंटा। ठीक है, अगला देश जाइए फ्रांस। पूरे 10 लिखते हैं हम। फ्रांस। देखिए गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। अगला प्रस्तावना में, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व शब्द। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व शब्द। स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व का लिखा था, बंधुत्व। ठीक है, 9 हो गए। अभी भी आप अगला डालिए जर्मनी। जर्मनी है क्या चीज? बंधुत्व, भाईचारा, बंधुता बढ़ाने के लिए लिखा था ना, बंधुता बढ़ाने के लिए, भाईचारा बढ़ाने के लिए। लास्ट डेट डाल दीजिए जर्मनी। देखिए आपातकाल, आपातकाल, इमरजेंसी, आपातकाल हो गया 10 हो गया ना। ठीक है, देखो आपातकाल अभी रफली देख लो, बाकी भाग पढ़ेंगे कौन से भाग में जाके हम लोग, बाकी भाग में पढ़ेंगे 18 में जाके। तो अभी वो बहुत दूर है, इसलिए थोड़ा बहुत बता देते कोई पीछे। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352। बातें नहीं करो, 5-7 मिनट और। राष्ट्रपति शासन 356। और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, आपातकाल ये है 360। ठीक, ये तीन स्थिति में लग सकता है। पहला युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण और तीसरा
सशस्त्र विद्रोह, शस्त्र के साथ क्या हो जाए? अगर हम किसी युद्ध में शामिल हो जाए या हमारे ऊपर कोई आक्रमण कर दे या युद्ध कर दे और या हमारे पूरे देश में दंगे हो जाए, सशस्त्र विद्रोह, ऐसी स्थिति में हमारे देश में क्या लग जाएगी? नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी लगने का मतलब है सारी जो आप देखते हो राज्य सरकारें ये सब खत्म हो जाएगी, सारी पावर पहुंच जाएगी सेंट्रल के हाथ। किसके हाथ में पहुंच जाएगी? राष्ट्रपति शासन जब किसी एक राज्य का, वो तो पूरे देश की बात हो रही है, यहाँ जब किसी एक राज्य का शासन संविधान के अनुसार ना चले तो क्या लग जाएगा? अब तक तो ये 130 से ज्यादा बार लग चुका है, लगता ही रहता। पहली बार पंजाब में लगा था, इतना याद जब देखा। तीसरा कौन सा है? अगर हमारा देश कर्जे में डूब जाए, हमारी जो मुद्रा है दूसरी मुद्राओं यानी विदेशी मुद्रा के आगे बहुत ज्यादा गिर जाए, कर्ज में डूब जाए, तो देश में क्या आ जाएगी? फाइनेंशियल इमरजेंसी। शुक्र है कि अभी तक ये नहीं आई है एक बार की भारत में। क्या राष्ट्रीय आपातकाल आया है? आया है कितनी बार? 1962 भारत चीन युद्ध, 1965 नहीं, हाँ भारत पाक युद्ध नहीं सही गलत हो गया, 1971 भारत पाक युद्ध, 1977 गड़बड़ हो गई, एक तो 1975 है, एक 1971 है, सही है। 1975 आंतरिक अशांति, इंदिरा गांधी के समय में दंगे फैल गए थे और ये किससे था? भारत पाक युद्ध। अरे वही बांग्लादेश आजाद हुआ था, लिखवाया था तो बांग्लादेश पाक युद्ध, तो सुबह के बैचों में पढ़ाया होता, वो यहाँ ध्यान नहीं आता कि आपको पढ़ाया। बांग्लादेश ऑपरेशन हम लोगों ने पढ़ाया था, वहाँ ऑपरेशन विजय चलाया था। ऑपरेशन विजय के तहत पहले युद्ध में क्या हुआ बताओ? इसका परिणाम ये जो हिस्सा है ये भले नक्शे में भारत के 1962 में कब्जा लिया था चीन ने, इसको बोलते हैं आसियाई चीन, और आज भी किसके कब्जे में है? चीन के कब्जे में। ये बॉर्डर बन गया है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। 62 में बुरी तरह हारे थे और कब्जा कर लिया, आज तक कब्जा करा दे। इधर वाला हिस्सा बनाते हो, ये भी हमारे पास नहीं है, ये है POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के पाकिस्तान के पास, और ये वाला बॉर्डर है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये दोनों भले भारत के नक्शे में रहे, लेकिन है दोनों की तो दिखावे को। इस पर कौन कब्जा करा? अब आपको लगता होगा सर अब तो हम मजबूत हो गए, कम से कम इससे नहीं, इससे तो छीन सकते हैं, लेकिन ये वाला जो मुद्दा है ना, ये UN में पेंडिंग पड़ा, संयुक्त राष्ट्र संघ के पास, तो वो जब तक कोई फैसला नहीं लेगा वो नहीं करता। ये वाला हिस्सा छीन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चीन की पॉलिसी बड़ी अच्छी है। जैसे तुम मुझसे कल 10 रुपये उधार लेकर, ठीक, मैं भैया आज तुमसे मांगू मेरे 10 रुपये दो, तुम कहोगे सर वो 10 तो छोड़ो, आपने जो पिछले महीने मुझसे 1000 रुपये लिए थे वो दो। अब वो 10 तो मेरे दिमाग से गए लेने, लेकिन वो 1000 की टेंशन में आ गया यार वो कब मिलेगा, यही तो होगा नहीं होगा। चाइना से जैसे ही हम कहते हैं कि भैया हमारा क्या करो अक्षय चीन दो, वो वैसे ही कह देता है जो अरुणाचल प्रदेश है ना ये हमारा भाग है, आप पहले इसे तो दो। तो अब हम इसको छोड़ के किसे बचाने में लगे हुए हैं? अरुणाचल प्रदेश। आपने सुना होगा तमाम बड़ा विवाद रहता है सेना का, हमारी सेना का उनकी सेना, याद रहेगा। चलिए टॉपिक कंप्लीट हो गया। उसमें देखना हो जाएगा तो मैं 2 मिनट लगे हैं। हालांकि 65 में भी पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, लेकिन उस समय आपातकाल नहीं लगा। क्यों? क्योंकि 62 वाला ही चल रहा था, 62 वाला ही चल रहा था, याद रखना। हाँ कोई आगे था, 1967 तक चला था। पाकिस्तान ने ये सोचे ना चाइना से बुरी तरह हार गए तो अब हम इंडिया को दबा लेंगे, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इतने किलोमीटर उसमें
3 go।